हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म और पिरामिड के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है आइए सीखते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म भी एक सॉलिड होता है और पिरामिड भी एक सॉलिड होता है। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि प्रिज्म होता है, एक प्लेन फिगर होता है, एक सॉलिड फिगर होता है, ठीक है ना, और दोनों होता है या दोनों में से कोई नहीं होता है, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो प्रिज्म और पिरामिड दोनों क्या होते हैं? सॉलिड फिगर्स होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका बेस एंड टॉप आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। कौन? बेस और टॉप। कहने का मतलब अगर बेस में ट्रायंगल है तो टॉप में भी ट्रायंगल होगा, और आइडेंटिकल होने का मतलब जितना बड़ा बेस में ट्रायंगल है उतना ही बड़ा टॉप में ट्रायंगल होगा। एक समान होगा, मतलब जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा। ठीक है ना, कितनी ये बात समझ में आ गई? अगर बेस में आपके स्क्वायर है तो टॉप में भी स्क्वायर होगा। किस में? प्रिज्म में हमेशा ऐसा होगा। ठीक है ना। अगली बात सीखते हैं कि और इसके जो साइड फेसेस होते हैं, जो इसके साइड फेसेस होते हैं वो हमेशा पैरेललोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेललोग्राम्स। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज जिनको बोलते हैं आप लोग, वो। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनाने के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिज्म में बेस और टॉप कैसे होते हैं? समान होते हैं, असमान होते हैं, कभी कभी समान होते हैं, कभी कभी असमान होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हो। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिज्म के जो साइड फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, या आपसे पूछ दिया ट्रायंगल्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो प्रिज्म होता है उसका बेस और टॉप हमेशा आइडेंटिकल होता है, और उसके जो साइड फेसेस होते हैं वो हमेशा पैरेललोग्राम्स होते हैं। ठीक है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात पूछी जाती है एग्जाम्स में वो ये होती है कि किसी भी प्रिज्म का जो नामकरण होता है वो उसके बेस के हिसाब से होता है। ठीक है ना। अगर बेस में ट्रायंगल है तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर बेस में स्क्वायर है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर प्रिज्म। अगर बेस में उसका रेक्टेंगल है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है ना। अगर बेस में पेंटागन है तो उसको बोलते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। कहने का मतलब द नेम ऑफ द प्रिज्म इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। इसका जो नाम डिसाइड किया जाता है वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। वो हमेशा बेस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर? इतनी बात हो गई, पक्का? ठीक है। अगली बात समझिए कि इसमें 3 चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, कि किसी भी, जैसे स्क्वायर प्रिज्म ले लिया, आपसे पूछ दिया कितना फेसेस होते हैं उसमें, तो अगर आप गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उसमें वर्टेक्स कितने होते हैं या उसमें एजेस कितनी होती हैं, तो ये क्वेश्चन बेसिक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। आपसे ये पूछ दिया जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है उसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितनी एजेस होते हैं, या एक पेंटागोनल प्रिज्म होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एजेस होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें पूछती जाती हैं आपसे। ठीक है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, n+2 और ये 2n और यहाँ से 3n। ठीक है ना। n क्या है? साइड है। n किसको रिप्रेजेंट करता है? साइड। और किसकी साइड? बेस की साइड। जैसे बेस में अगर आपका कितना है? ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 3 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे? 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, तो हम यहाँ 3 रख देंगे, तो 3 और +2 डायरेक्ट सीधा 5 बता देंगे। आपको बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि एग्ज़ाम में, ठीक है ना, कितने वर्टेक्स होते हैं, तो आप वर्टेक्स क्या करोगे? n की वैल्यू कितनी रखोगे? 3। ठीक है ना। तो 3 रखोगे तो 3 2 जा आप 6 पे टिक लगा दोगे। ठीक है ना। अगर यहाँ से एजेस पूछी जाती हैं तो आप 3 और इंटू 3 करोगे तो 9 पे टिक लगा दोगे। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप ट्रायंगुलर प्रिज्म की जगह पे अगर आपसे बोल दिया जाए स्क्वायर प्रिज्म, तो आप स्क्वायर प्रिज्म का भी बता दोगे। भाई स्क्वायर प्रिज्म में क्या करोगे? स्क्वायर प्रिज्म में n की वैल्यू आप ले लोगे 4, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होती हैं। ठीक है ना। अब आपसे फेसेस पूछा गया तो 4 + 2 6। अगर आपसे वर्टेक्स पूछा गया तो 2 4 जा
8, आप 8 पे टिक लगा दोगे। अगर आपसे एजेस पूछी जाती हैं तो आप जो है कितने पे लगा दोगे, 3 4 12 पे लगा दोगे। समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे पेंटागोनल प्रिज्म की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पेंटागोनल प्रिज्म की बात कर रहा है, तो आप इनकी वैल्यू कितनी लेंगे, 5, ये तो लेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर n की वैल्यू 5 लेंगे तो आपसे फेसेस पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, n+2 मतलब 5 + 2 कितना, 7, फिर 5 में 2 प्लस करोगे 7 आएगा। ऐसे ही अगर आपसे वर्टेक्स पूछा जाता है तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है 2 × n, तो 2n मतलब 2 और × 5, तो ये कितना हो जाएगा 10। अगर आपसे यहाँ से एक चीज़ पूछी जाती है क्या, एजेस बताओ, तो एजेस आप कितनी बताओगे, 3 × n, तो 3 × 5 कितना, 15 बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है जो कि यूलर्स फॉर्मूला है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो यूलर्स फॉर्मूला के बारे में हम सीखते हैं। तो यूलर तो एक इंसान का नाम है, ठीक है ना। ये एक स्विस मैथमेटिशियन था यूलर, ठीक है ना, जिसने इस फॉर्मूले को दिया था, इसलिए इसका नाम यूलर्स फॉर्मूला पड़ा, ठीक है। यूलर कहाँ का मैथमेटिशियन था, स्विस का, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है F+B = E+2। हमेशा किसी भी प्रिज्म के लिए हमेशा ये फॉर्मूला काम करेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ देता है कि किसी भी प्रिज्म में 5 वर्टेक्स हैं, ठीक है ना, और आपसे कह दिया जाए कि 8 उसके 5 फेसेस हैं, 8 वर्टेक्स हैं, एजेस बताओ, तो आप क्या करोगे, F और V की वैल्यू रख लो और E निकल आएगा। तो इन 3 चीज़ों में से कभी भी 2 चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो इस फॉर्मूले में रख के ट्रांसपोज इधर उधर करके आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अगली बात, जैसे प्रिज्म के साथ होता है ऐसे पिरामिड के साथ होता है। पिरामिड में क्या अंतर होता है, देखो पिरामिड का जो बेस होता है वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, बेस कैन बी एनी पॉलीगन, ठीक है ना, एनी पॉलीगन। लेकिन इसका जो टॉप होता है, कौन, टॉप, वो टॉप हमेशा एक पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है, चोटी होती है। आप समझ पा रहे हैं। जैसे आपने पिरामिड ऑफ गीज़ा देखा होगा, सुना होगा नाम, ठीक है, इजिप्ट में है, ठीक है ना, उसका नाम सुना होगा। तो हमेशा चोटी जिस भी शेप में, ठीक है ना, चोटी आपको दिखाई देगी, लेकिन उसके जो साइडेड फेसेस होने चाहिए, जो साइड वाले, वो हमेशा ट्रायंगल्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ट्रायंगल्स होने चाहिए। तो आप कंपेयर करके भी पढ़ सकते हो, इसके टॉप और बॉटम आइडेंटिकल होते हैं। इसका टॉप तो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, लेकिन इसका बेस तो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, लेकिन इसका टॉप हमेशा एक पॉइंट होता है, ठीक है। इसके साइड फेसेस हमेशा पैरेललोग्राम्स होते हैं, इसके साइड फेसेस हमेशा ट्रायंगल्स होते हैं, और वो ट्रायंगल्स ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स का साथ मीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इनका भी नामकरण जो होता है वो किसके हिसाब से होता है, बेस के हिसाब से होता है। जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है ना, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं, इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी वो चीज़ आप आराम से सीख लीजिए, फेसेस निकालने का फार्मूला, वर्टेक्स निकालने का फार्मूला और एजेस निकालने का फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर किसी पिरामिड के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो ये हमेशा n+1 यूज़ करना है, n+1 यूज़ करना, और ये हमेशा 2n यूज़ करना, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिए आप, आसान रहेगा आपके लिए हर चीज़। आपको कभी विजुअलाइज नहीं करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड है, और आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रायंगल में n की वैल्यू कितनी रखोगे, आप 3 रखोगे। आपसे पूछ दिया फेस बताओ, तो आप क्या करोगे, 3 यहाँ रख दोगे, तो 3 + 1 4 पे टिक लगा दोगे। ऐसे अगर आपसे वर्टेक्स पूछा जाए तो वर्टेक्स में क्या करोगे, 3 रखोगे, 3 + 1 4 पे टिक लगा दोगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है क्या कि एजेस बताओ, तो एजेस क्या करोगे, 3 यहाँ रख दोगे, तो 2 × 3 कितना, 6 पे टिक लगा दोगे, ठीक है ना। और यूलर्स फॉर्मूला यहाँ भी हमेशा सेटिस्फाई होगा, क्या कि F+V की जो वैल्यू होगी वो हमेशा E+2 के इक्वल्स होगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला एक तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा यूलर्स फॉर्मूला है,
ठीक है ना। कभी कभी इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है आपको कि आपको किसी भी पॉलीहेड्रन में या किसी भी प्रिज्म या पिरामिड में, ठीक है ना, आपको 2 चीज़ें दे रखी होंगी, 3 चीज़ें हैं हमारे पास ही, भाई ये तो कांस्टेंट 2 है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो 2 + -2 भी होगा, वो हो जाएगा। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें दे दी जाएँ तो आप तीसरी चीज़ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमेशा निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी सीखा है, ठीक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों को भी मौका दीजिए और हमें भी मोटिवेट करिए ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।